हिंदुस्तान की रिसर्च एंड एनालाइज विंग को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे पूरा RNW हिल जाता है। और हम ही नहीं हिलते, इजराइल की मोसाद भी इस इंफॉर्मेशन से हिल जाती है। और ये इंफॉर्मेशन आती है पाकिस्तान की धरती से। और ये इंफॉर्मेशन थी कि सर, पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। जिस हाफिज सईद को पाकिस्तान कह रहा है कि वो जेल के अंदर बंद है, वो हाफिज सईद क्या है, आराम से बाहर घूम रहा और एक सेफ हाउस के अंदर रह रहा है। ये बात सुनते ही हमारी RNW ये बात सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताती है। अब आप समझ रहे होंगे कि हाफिज सईद सेफ हाउस, जेल के अंदर, जेल से बाहर, हिंदुस्तान के RNW शौक, यहाँ मोसाद शौक। कहानी क्या है आप सबको पता है। 26/11 हिंदुस्तान ताज पर एक अटैक, यह हमला करवाया LET हाफिज सईद ने। और इस धमाके को करवाने के बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि हाफिज सईद सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं रुकेगा, हाफिज सईद क्या करेगा, अमेरिका तक भी आएगा। क्योंकि 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के घाव अभी तक भरे नहीं थे अमेरिका के। तो अमेरिका ने क्या किया, हाफिज सईद को एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए क्या किया, UN में अपील करी। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, हमारा पड़ोसी देश चाइना ने क्या किया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया। मतलब आप हाफिज सईद को क्या नहीं कर सकते, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते। और यहां पर लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आया अमेरिका का कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को अरेस्ट किया और जेल डाला। ऐसा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बोला। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा था, पूरी दुनिया को सिर्फ गुमराह कर रहा था। और हाफिज सईद पाकिस्तान की किसी जेल में नहीं था, बल्कि आजाद घूम रहा था और एक सेफ हाउस में। और यही इंफॉर्मेशन आज हिंदुस्तान को मिलती है। तो हिंदुस्तान क्या करता है, इजराइल के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। क्योंकि 26/11 ताज के अंदर बहुत सारे यहूदी भी मारे गए थे और इजराइल का भी वही दुश्मन था जो हमारा हाफिज सईद। और यही हिंदुस्तान, RNW और मोसाद एक जॉइंट ऑपरेशन करता है और इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन गुड बाय। और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि पाकिस्तान की धरती पर जाना, हाफिज सईद को खत्म करना। क्योंकि अगर हाफिज सईद मारा गया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को कह ही नहीं पाएगा कि हाफिज सईद कैसे मरा। क्योंकि दुनिया की नज़रों में और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को गुमराह किया है और पाकिस्तान ने कहा हाफिज सईद तो जेल के अंदर है। और यहीं से इस ऑपरेशन के लिए AJ को चुना जाता है। AJ एक ऐसा कोड नेम जिसको पूरा एशिया अभिषेक जायसवाल के नाम से जानता था और पूरा अरब अजहर जमाल के नाम से और पूरा यूरोपियन कंट्री एंथोनी जोसेफ के नाम से। मतलब एक आदमी, अलग अलग कैरेक्टर। और इसके साथ एक इजराइल का एक एजेंट क्या होता है, ये दोनों दुबई जाते हैं। दुबई में जाने के बाद इनका पहला काम होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको मोहरे के तौर पर क्या किया जा सके, पाकिस्तान में यूज किया जा सके। अब लेकिन ये देखते हैं यार कि कौन आदमी होगा जो इनके लिए काम करेगा। यहीं से AJ के दिमाग में एक बात आती है। AJ क्या करता है, झूठे एक्सीडेंट केस के अंदर, एक छोटे से एक्सीडेंट केस के अंदर दुबई की जेल में जाता है। और जब दुबई की जेल के अंदर वो देखता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से लोग दुबई की जेल में बंद है, तो एक रिजवान नाम के लड़के को टारगेट करता है। रिजवान नाम का लड़का क्या होता है, चोरी के केस में आता है। और यहीं पर जो अजहर जमाल, क्योंकि अब तो अजहर जमाल है, अब अजहर जमाल क्या करता है, वो एक नई आइडेंटिटी में पेश आता है। उसको बोलता है कि यार मैं बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम करता हूँ, दुनिया के कई देशों में उसका काम है, लेकिन मैं एक्चुअल में कराची का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया और मैं अब अपने देश के लिए काम करूँ। और रिजवान को बोलता था कि रिजवान तू तो यहाँ पहले ही चोरी के केस में आ चुका है बेटा, अब क्या है, दुबई के अंदर तुझे जॉब लगेगी नहीं, लेकिन तू मुझे ईमानदार आदमी लगा, ठीक है, तुझे झूठे चोरी के केस में अंदर फंसाया और मैं चाहता हूँ कि तू मेल ले जाकर क्या करे, पाकिस्तान में काम करे। तो यहीं से रिजवान बोलता है यार मैंने तो भाई जो अल्लाह से मांगा मुझे यहाँ मिल गया, इसमें पैसों के लिए तो दुबई आ रखा हूँ, अब यही काम मुझे मेरी धरती पर जाके करना पड़ेगा जिसके बदले मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, ज़्यादा क्या चाहिए। अब यहीं से क्या होता है, वो रिजवान को पाकिस्तान भेजता है और रिजवान को बोलता है कि तुझे जाके लाहौर के अंदर एक जगह है जौहर के अंदर सबसे अच्छी एरिया के अंदर ऑफिस खोल। और यहीं से क्या होता है, हमारा AJ और जो दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिजवान को कंट्रोल करते हैं। रिजवान को अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक ऐसे फील्ड ऑपरेटिव के जाल में फंस चुका हूं जो कई टाइम से हिंदुस्तान के लिए काम करता है, और दूसरा एक इजराइल के एजेंट के माइंड या दिमागी जाल में फंस चुका हूं। और यहीं पर जाके क्या होता है, रिजवान क्या करता है, जौहर के अंदर एक सबसे महंगी जगह
किराए में लेता है और किराए में लेने के बाद वहाँ पर एक रियल एस्टेट का ऑफिस खोलता है और यहाँ से हमारा एजे उसको और पैसे भेजता है, बोलता है गाड़ी भी खरीद ले। एक गाड़ी भी खरीदी जाती है और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे रिजवान हर एरिया को रैकी करता है। वो रैकी करता है ज़मीन के खरीदने के लिए, लेकिन हर रैकी करने की हर इंफॉर्मेशन किसको देता है, एजे को देता है। और एजे इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ग्राउंड मैप तैयार कर रहा होता है जौहर का। लेकिन एजे यहाँ पर एक बात क्लियर बोलता है उसको, बोलता है देख धंधा अपनी जगह, मैं 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तू 5 टाइम की नमाज पढ़, वो भी कहाँ पर जाके, मस्जिद में। अपना रिजवान क्या होता है, मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज वगैरह पढ़ता है, ये रूटीन कंटिन्यू होता है। ये क्यों एजे कर रहा है ये आगे चलकर पता चलेगा। और एक दिन रिजवान उसको बोलता है कि सर आज तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बोला क्या? बोला मस्जिद में बहुत ही टाइम लग गया इसलिए मैं थोड़ा देर से कॉल कर पाया। बोला क्यों? बोला मस्जिद के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ चुके हैं यहाँ पर। तो बोला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? बोला नहीं, लेकिन सर प्रधानमंत्री नहीं थे, सुनने में आया कि हाफिज सईद आए थे नमाज पढ़ने। यही चीज़ हमारे एजे और जो को जाननी थी। जब उन्हें पहली बार पता चल जाता है कि हाफिज सईद क्या है, जौहर के अंदर ही है। अब यहीं से क्या होता है, एजे, जो और एजे की एक बिजनेस पार्टनर जो एक फॉरेनर होती है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की आइडेंटिटी में एक नए डॉक्यूमेंट्स पर। और यहीं से ये रियल एस्टेट के बहाने रिजवान के साथ मूव करते हैं। अब रिजवान 1-1.5 साल के अंदर क्या कर चुका था, पूरी पाकिस्तान के जो आसपास के एरिया थे सब रिजवान को जानने लग गए थे कि यार रिजवान एक रियल एस्टेट का काम करता है, कई जगह ज़मीन की बात कर चुका है। तो धीरे धीरे इसका फ़ायदा किसने उठाया, एजे जो और उसकी जो बिजनेस पार्टनर, वो भी एक देश की एजेंट जो आज तक डिस्क्लोज नहीं हुआ ये कौन है। और यहीं से एजे क्या होता है, कब्रिस्तान में जाते हैं और डेली एक कब्र के पास खड़े होके बहुत उदास खड़े होते हैं, क्योंकि एजे को पता होता है कि जस्ट इसके बगल में एक कब्र और है, वो एक ब्रिगेडियर की वाइफ की कब्र है, जिसकी बेटी हर हफ्ते में क्या होती है, अपनी माँ की कब्र में आती है। और धीरे धीरे जब वो लड़की देखती है यार आज के टाइम में एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी अपनी मरी हुई अम्मी से इतना प्यार करता है, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो लड़की अट्रैक्ट होती है एजे से, और एजे यही चाहता था। और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और एक ब्रिगेडियर की लड़की, बस यहीं से क्या होता है, एजे को पाकिस्तान के आर्मी के अंदर का भी एक्सेस मिलता है। और एजे धीरे धीरे पाकिस्तान के आर्मी के अंदर जाता है, लोगों से मिलता है, और हर आदमी को लगता है कि क्या है, एजे का क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का काम चल रहा है एजे का। और दूसरी तरफ हाफिज सईद की लोकेशन का पता किया जाता है कि हाफिज सईद कौन सी जगह में रह रहा है, कब आता है। और धीरे धीरे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाउस नंबर 116 जौहर में हाफिज सईद रह रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर थी हिंदुस्तान के लिए और इजराइल के लिए। इस खबर को इजराइल के साथ भी शेयर किया जाता और हिंदुस्तान के साथ भी शेयर किया जाता। और एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोजिव की जरूरत, और इसका फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा उठाता है एजे की जो बिजनेस पार्टनर आई थी, जो फॉरेनर, वो क्या करती है, पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर के साथ दोस्ती करती है, उसको हनी ट्रैप करती है और धीरे धीरे उसके बैर तक पहुंच जाती है। जब वो उसके बैर तक पहुंचती है तो बहुत सारी फोटोज क्या होती है, हमारे पास आ चुकी होती हैं उस ऑफिसर की। और उस ऑफिसर की ऑलरेडी पहले शादी थी, बच्चे थे, और उस ऑफिसर को बताया जाता सारी फोटोज़ के साथ कि हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक छोटी सी हेल्प चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी से हमारे को कम से कम 150 kg एक्सप्लोजिव जो पाकिस्तान आर्मी यूज़ करती है। और उस ऑफिसर के ऊपर इतना प्रेशर होता है, उसको पता होता है कि अगर ये फ़ोटोग्राफ्स बाहर आ गए तो पाकिस्तान आर्मी में तो उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसका परिवार भी क्या हो जाएगा, एक तरह से पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रेशर हैं, कुछ भी कहें। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे ऑफिसर क्या होता है, रेडी हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से क्या करेगा, एक्सप्लोजिव देगा। अब एक्सप्लोजिव कैसे देगा, जैसे दुनिया की हर फौज क्या करती है, फील्ड फायरिंग के लिए जाती है। फील्ड फायरिंग में बड़े बड़े अम्युनिशंस को उड़ाया जाता है। उस अम्युनिशन को उड़ाने के बाद जो भी ब्लाइंड बॉम्ब बच जाते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके क्या किया जाता है, धमाका किया जाता है। और जिसकी सिर्फ पेपर्स पर गिनती होती है, दुनिया के हर देश का होता है। जैसे हम भी अगर आर्मी के अंदर, हमारी भी देश अगर फील्ड फायरिंग में जाती है, हम बहुत सारे ग्रेनेड फायर करते हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बॉम्ब होते हैं जो जाते हैं और फटते नहीं हैं, हम उनको छोड़ के नहीं आते। लास्ट में फौज का काम क्या होता है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, उस पर दोबारा से एक एक्सप्लोजिव लगाना और उस सबको बर्बाद करना। और यहीं से क्या होता है, जो उस फील्ड फायर में जो एक्सप्लोजिव जा रहा होता है, उसी एक्सप्लोजिव की ज़्यादा क्वांटिटी करके कम से कम 100-150 kg एक्सप्लोजिव को पाकिस्तान का वो ऑफिसर क्या करता है, अलग करवाता है। और ये सारा का सारा एक्सप्लोजिव किसके पास आ जाता है,
हमारे एजे के पास। अब एक्सप्लोजिव भी था, टारगेट भी पता था। अब लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी इस ऑपरेशन के लिए वो क्या थी? वो थी एक ऐसा सुसाइड बॉम्बर जो जाकर सीधे हाउस नंबर 116 पर गाड़ी लेकर जाए और धमाका करे जहां हाफिज सईद मारा जाए। अब इसके लिए क्या होता है, हमारे एजे और मोसाद को ये पता होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट है, जो है तो जर्नलिस्ट लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो तालिबान का एक स्पाई है जो कई टाइम से पाकिस्तान के अंदर जासूसी कर रहा है। और ये बात क्या होती है, एजे एक महिला के थ्रू एक और कैरेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और वो लड़की धीरे धीरे जाके क्या करता है, उस पत्रकार के साथ दोस्ती करती है। और जब वो पत्रकार के साथ दोस्ती होती है तो धीरे धीरे लड़की ऐसी बातें बोलती है जिससे पत्रकार को ये लगे यार ये लड़की भी क्या है, पाकिस्तान से नफरत कर रही है। मतलब तालिबान का वो स्पाई जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अंदर की भड़ास निकाल देता है। बोला कि एक दिन पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारा होगा। मतलब वो पहली बार बताता है कि मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक तालिबान का लड़ाकू हूँ जो एक स्पाई के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। और ये बात धीरे धीरे क्या होती है, सीधे इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है। अब हमारा एजे सेम उस जर्नलिस्ट के पास, उस जर्नलिस्ट को बोलता है कि देख अगर तेरी आइडेंटिटी अगर हमने पाकिस्तान में लीक कर दी तो पाकिस्तान की फौज और ISI तेरे टुकड़े कर देगी। तो हमें सिर्फ एक मदद चाहिए, हमें एक सुसाइड बॉम्बर चाहिए तालिबान से, और जिसके हम पैसा भी देने के लिए रेडी हैं। और हम ये वादा करते हैं कि ये जो सुसाइड बॉम्बर है ये अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, इसको पाकिस्तान की धरती पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अब थी बॉर्डर क्रॉस कराने की बात, जहां पर ब्रिगेडियर साहब की लड़की जो हमारे एजे के प्यार में खोई है, ठीक है, वो एक बिजनेस डील के लिए एजे उसको बोलता है कि अफगानिस्तान के अंदर मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस कराना है। जो भी अपनी बातों में लेती है तो तुर्खम बॉर्डर क्रॉस करवाती है। और यहाँ धीरे धीरे ISI को भी शक होता है, कुछ ना कुछ तो शक होता है, लेकिन ISI भी क्या है, एकदम से ना तो ब्रिगेडियर की लड़की के ऊपर हाथ डाल सकता है ना एजे के ऊपर, क्योंकि एजे एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन और ब्रिगेडियर पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ब्रिगेडियर बहुत बड़ी पावर रखते हैं। तो अफगानिस्तान जाने के बाद एक सुसाइड बॉम्बर लेके आते हैं। अब सुसाइड बॉम्बर को एक समझ लो कि एक एलियन को लेके आ गया एजे, एक ऐसा एलियन जिसने दुनिया देखी ही नहीं है। अब उसको रखना सबसे बड़ी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड बॉम्बर को जिंदगी से प्यार हो जाए, एक तो पैसा भी खर्च कर रखा है और बाद में सुसाइड बॉम्बर बोले भाई मैं ये काम करूंगा ही नहीं। तो एक सुसाइड बॉम्बर को एक अलग दुनिया में रखना, ना उसको टेलीविजन दिखाना, ना उसको नवाज की आवाज़ सुनाई देना, ना उसको अच्छा खाना देना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो कितनी जल्दी मरे, बस उसको सिर्फ मौत का इंतजार है, उसको जिंदगी से प्यार नहीं होना चाहिए। और यहीं पर रिजवान को धीरे धीरे शक हो जाता है एजे के ऊपर कि यार एक आदमी अकेला एक कमरे में इन्होंने रखा हुआ है, इनकी एक्टिविटी भी अलग है। और एजे के ऊपर धीरे धीरे शक, तो एजे को भी पता चल जाता है, एजे तो एक स्पाई, एजे को पता चलता है कि रिजवान को कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, शक हो चुका है। अब एजे क्या करता है, रिजवान को बोलता है कि रिजवान तुम्हारा एक ही सपना था, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहन भाई लोग दुबई में सेटल हो, तू इतने ईमानदारी से काम कर रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि तेरी पूरी फैमिली क्या हो दुबई में सेटल हो। और यहाँ पर रिजवान को मना लेता है कि अपनी फैमिली को दुबई भेजने के लिए। तो रिजवान क्या करता है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को दुबई भेज देता है और दुबई में एजे सेटल करवा देता है ताकि रिजवान और उसकी फैमिली को दूर रखा जाए। लेकिन रिजवान क्या करता है, कहीं ना कहीं रिजवान को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और रिजवान कहता है कि इस बात को मुझे पाकिस्तान आर्मी या वहाँ के इंटेलिजेंस के साथ शेयर करनी है। और ये बात हमारे एजे को पता चल जाती है। अब लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि मुल्क के लिए कभी कभी ऐसे काम करे जाते हैं जो एक स्पाई का भी दिल गवाह नहीं करता। यहीं पर क्या होता है, रिजवान की कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि मिशन को आगे किया जा सके। अब जब एक्सप्लोजिव भी आ जाता है, टारगेट भी पता है, सुसाइड बॉम्बर भी पता है, तब गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लोजिव लगाया जाता है 150 kg और इंफॉर्मेशन दी जाती है दुनिया के एक किसी भी कोने में, जगह को हम डिस्क्लोज नहीं करते। और वही एजे और जो बोलता है सर गाड़ी के अंदर 150 kg एक्सप्लोजिव लग चुका है, हमारा कारतूस रेडी है। कारतूस कोड होता है सुसाइड बॉम्बर का। तो तभी चीफ बोलते हैं कि एक काम करो, उस 150 kg में से 100 kg एक्सप्लोजिव को निकाल दो। तो तभी शॉक हो जाते हैं, एजे भी शॉक, जो भी शॉक कि जिस एक्सप्लोजिव को इतनी मुश्किल से लेकर आए, जिस 150 kg के बदले हाफिज सईद नहीं मरेगा, चीफ बोलते हैं कि 100 kg एक्सप्लोजिव हटा दो। तो एजे बोलता है कि सर जिस जगह पर गाड़ी भिड़ेगी, अगर हमने 50 kg के साथ एक्सप्लोड किया तो टारगेट बच जाएगा। तो चीफ बोलते हैं कि हम नहीं चाहते ये टारगेट मरे।
अब मरे, क्योंकि 2 साल पहले जब ये ऑपरेशन शुरू किया था तब हम चाहते थे टारगेट मरे, लेकिन आज ये टारगेट से खुद क्या है, आईएसआई परेशान हो चुकी है। मतलब हाफिज सईद से खुद आईएसआई परेशान है, खुद एलईटी के नीचे के कमांडर हाफिज सईद से परेशान हो चुके हैं कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो दूसरा हाफिज सईद बैठने के लिए एलईटी में रेडी है। अगर आज हमने इसको मार दिया तो कल इसको शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और दूसरे नीचे के जो कमांडर हैं वो अगले हाफिज सईद बनने के लिए रेडी है। वो उससे बड़ा धमाका दुनिया के दूसरे देशों में करेंगे। लेकिन आज हम इनको मौत का एक ऐसा नज़ारा दिखाएंगे कि हाफिज सईद जीवन के अंदर कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि कहते हैं कि मौत से ज़्यादा खतरनाक होता है मौत का डर। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर, मतलब मौत क्या है, मौत तो सिर्फ एक पल की मुक्ति है, लेकिन तुम व्यक्ति को इस तरह का खौफ दे दो कि वो जीवन भर हर पल पल मरे, और ये बात एजे के समझ में आ जाती है। और क्या होता है, ये दिन आता है 23 जून 2021, एक गाड़ी जौहर के एक गेट पर खड़ी करी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कारतूस का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 150 केजी एक्सप्लोजिव में से सिर्फ क्या होता है, 85 केजी एक्सप्लोजिव गाड़ी में लगाया जाता है। तो हमारे एजे को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हम कारतूस को दूसरी जगह यूज़ करेंगे। एक काम करो, गाड़ी को कैसे भी करके जौहर के उस गेट पर खड़ा कर दो जहाँ पंजाब पुलिस के रेंजर्स हैं, हाफिज़ के बॉडीगार्ड हैं, और जहाँ से हाफिज सईद का घर मात्र 20 मीटर दूरी पर है। तो 23 जून 2021 11 बजे एक गाड़ी के अंदर धमाका होता है, जिसमें 5-6 लोगों की मौके में मौत होती है। हाफिज सईद का राइट हैंड मारा जाता है, हाफिज सईद घायल होता है और कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आता है कि पाकिस्तान के जौहर के अंदर हाफिज सईद को मारने के लिए एक बड़ा धमाका। लेकिन पाकिस्तान इस बात से डिनाई करता है कि हाफिज सईद वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि हाफिज सईद कई दिन तक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और 23 जून 2021 का वो दिन है, और आज अप्रैल 2026, उस दिन के बाद हाफिज सईद ने कोई भी ओपन स्टेटमेंट हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं दिया, कोई भी ओपन रैली नहीं करी, ऐसा कोई भी ऑपरेशन करने की नहीं सोची जिससे हमारे देश को नुकसान हो, क्योंकि उस दिन हाफिज सईद ने अपने सामने अपनी मौत को देखा है। तो कहते हैं कि मौत का डर मौत से खतरनाक होता है। तो ये था ऑपरेशन गुड बाय, जहां पर एजे ने या जो ने या एजे की एक बिजनेस पार्टनर, जो दुनिया की कौन सी स्पाई थी आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, और पाकिस्तान की धरती में एक ऑपरेशन किया। और कहते हैं कि वो कारतूस आज भी एजे के ही पास है। उसका अगला यूज़ कब होगा ये सिर्फ दुनिया में या तो अभिषेक जायसवाल जानता है, अजहर जमाल जानता है, या एंथोनी जोसेफ जानता है। इसके बाद आईएसआई ने ब्रिगेडियर के ऊपर कार्रवाई करने की सोची, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक पावरफुल पद पर रहने के कारण ब्रिगेडियर या उसकी बेटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सका। और आज भी पाकिस्तान आर्मी का वो ऑफिसर गायब है जिसने 150 केजी एक्सप्लोसिव दिया था। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ हमेशा कि दुनिया में अगर आज हम लोग अपने घरों के अंदर हैं तो कोई ना कोई 24/7/365 आप और हमारे लिए दुनिया के किसी ना किसी देश में एजे के रूप में काम कर रहा है। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं।